एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस लेक्चर में स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में एक प्रमुख सिद्धांत है यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है, परंतु यथार्थवादी सिद्धांत की कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जिनका अलग से अध्ययन करना उचित होगा। जैसे कि बहुत से कॉमन शब्द हैं, जैसे राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इनके क्या आयाम हैं, इनका क्या मतलब निकलता है, राष्ट्रीय हित का क्या माने हैं, राष्ट्रीय शक्ति के क्या माने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या माने हैं, इन सब का डिटेल में जाकर जान लेना बहुत उचित होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत की अवधारणा में राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के कंसेप्ट्स को समझ लेने से हमारी जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी पुख्ता हो जाती है। तो आज हम लोग एक एक करके राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग राष्ट्रीय हित लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की व्याख्या और समीक्षा करने में यथार्थवादी विचारक राष्ट्रीय हित की अवधारणा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस धारणा में चाहे कुछ अस्पष्टता अर्थात अनेकार्थ आवश्यक हैं, फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल मंत्र है। विदेश नीति के उद्देश्य के रूप में राष्ट्रीय हित ही राज्यों के सभी निर्णयों का आधार होता है। इस संबंध में लगभग सभी यथार्थवादी एकमत हैं, परंतु समस्या तब होती है जबकि राष्ट्रीय हित के संबंध में कुछ मूल अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या राष्ट्रीय हित की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? क्या समय और स्थान के साथ राष्ट्रीय हित परिवर्तित होते रहते हैं? ये कौन तय करता है कि किसी समय विशेष पर किसी देश का राष्ट्रीय हित क्या है तथा उसकी प्राथमिकता क्या है तथा उसकी प्राथमिकताएं किस प्रकार निर्धारित की जाती है? क्या राष्ट्रीय हित संबद्ध देश के लोगों के वास्तविक हितों का सदा स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? क्या राष्ट्रीय हित सब नागरिकों के हितों का योग मात्र है, या फिर क्या राष्ट्रीय हित किसी देश के अभिजन वर्ग के मूल्यों की अभिव्यक्ति मात्र है? इस प्रकार के और भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आपने देखा, राष्ट्रीय हित जिसका कि हम लोग बारंबार प्रयोग करते हैं और किसी भी देश के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, जैसे आजकल हम लोग अपने भारत के संदर्भ में भी बात करते हैं राष्ट्रीय हित की, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। पर नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको जब आप डिफ़ाइन करने बैठेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी कि नेशनल इंटरेस्ट किसका नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। क्या जो अभिजन वर्ग है उसका इंटरेस्ट ही नेशनल इंटरेस्ट माना जाता है, या जनता का इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट माना जाता है? और जनता में भी कितने लोगों का, अलग अलग समुदायों के जो हित हैं उनका सम्मिश्रण जो है नेशनल इंटरेस्ट माना जाता है? ये तमाम प्रश्न उठने लगते हैं जब हम डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। इतिहास का अध्ययन ये स्पष्ट कर देता है कि विभिन्न राजनेताओं ने राष्ट्रीय हित के नाम पर अपनी नीतियों का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है।
देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी जो लीडर होता है देश का, वो अपने हितों को प्रमोट करता है और वो नेशनल हित के नाम से जो है, या नेशनल इंटरेस्ट के नाम से उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है और कहता है कि साहब ये तो नेशनल इंटरेस्ट है। जैसे उदाहरण के लिए नेपोलियन ने रूस के विरुद्ध युद्ध अभियान आरंभ करते समय ये दावा किया था कि वो एक ऐसा फ्रांस के राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहा है। यही दावा उसने वाटरलू के अपने अंतिम अभियान के समय भी किया था, जहां उसकी पराजय हुई थी। इसी प्रकार हिटलर ने भी जर्मनी के राष्ट्रीय हित की दुहाई देते हुए अपनी विस्तारवादी नीतियों और बिना सोचे विचारे बहुमोर्चे युद्ध को भी उचित ठहराया था। इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हैं, जबकि नेतागण अपनी कूटनीतिक राजनीतिक को राष्ट्रीय हित के नाम पर उचित ठहराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि राष्ट्रीय हित की जब जब बात होती है तो हमको इस संदर्भ में ये समझना होगा कि ये राष्ट्रीय हित वाकई राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है, या जो टॉप लीडरशिप है कंट्री की वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है और वो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर प्रमोट कर रही है। ये एक बहुत फाइन सा एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा। नेशनल इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट अक्सर जो लीडर होता है, टॉप लीडर, वो अपनी क्या कहते हैं, जो अपने एम्बिशंस होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट की आड़ में उन महत्वाकांक्षाओं को प्रमोट करता है। तो ये अभी मैंने नेपोलियन के संदर्भ में भी आपको ये बताया और हिटलर के संदर्भ में भी बताया कि जो बहुत इस तरह के देश होते हैं जो वो प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर प्रमोट करते हैं। हैंस मोर्गेनथाउ का ये स्पष्ट मत था कि विदेश नीति तथा कूटनीतिक राजनीतिक का मंतव्य केवल राष्ट्रीय हित ही होना चाहिए। हैंस मोर्गेनथाउ ने तो राष्ट्रीय हित पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इसमें विचारधारा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। वो राष्ट्रीय हित को राज्य की शक्ति की प्राप्ति के लिए समानांतर मानता है। उसके अनुसार शक्ति का अर्थ है एक राज्य का दूसरे राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना तथा उसे बनाए रखना। उसका ये भी कहना था कि राज्यों के मध्य शक्ति आधारित संबंध बल प्रयोग के तथा सहयोग दोनों के माध्यम से संचालित होते हैं। मोर्गेनथाउ की इस धारणा की आलोचना की जाती है कि उसने दो स्पष्ट अवधारणाओं शक्ति एवं राष्ट्रीय हित की रचना की तथा उन पर बल दिया। उसने इन अवधारणाओं की परिकल्पना अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों के साथ और साधन के रूप में की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हित की अवधारणा राष्ट्रीय उत्तरजीविता के प्रश्न के साथ जुड़ी हुई है। मोर्गेनथाउ के अनुसार किसी भी राष्ट्र राज्य की न्यूनतम आवश्यकता ये है कि वो अन्य राष्ट्र राज्यों के संभावित अतिक्रमण से अपनी प्राकृतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करें। मोर्गेनथाउ का तर्क है कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्यों का एकमात्र उद्देश्य होता है, जो उस विशाल परिवेश के औचित्य को सही ठहराता है जिसमें सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी नीतियाँ जैसे
शस्त्रों की होड़, शक्ति संतुलन, विदेशी सहायता संबंधी संधियां, तोड़फोड़ तथा आर्थिक एवं प्रचारात्मक युद्ध शामिल होते हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणा की यथार्थवादी समझ समस्याओं से मुक्त नहीं है। आलोचकों के अनुसार इसकी अस्पष्ट परिभाषा की गई है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय हित भी अभिवृद्धि बहुधा कमज़ोर देशों पर अत्याचार करने की छूट के रूप में की जाती है। परिणाम ये है कि राष्ट्रीय हित को सामान्यतः विधिवत परिभाषित करने की अपेक्षा केवल सत्य मान लिया जाता है, ताकि कोई भी ये तर्क न दे सके कि राज्य की राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करना चाहिए। परंतु प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय हित क्या है? वास्तव में शासकगण कई बार ऐसी नीतियों का अनुसरण नहीं करते हैं जिनसे राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हो। वो तो अपने या अपने वर्ग के हितों की चिंता करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ये हमेशा जो है नेशनल इंटरेस्ट के संदर्भ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो अभिजन वर्ग है, जो टॉप लीडरशिप है, वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है। वो अपने इंटरेस्ट को देश के इंटरेस्ट के संदर्भ में वो प्रमोट करता है। अपने इंटरेस्ट की बात करता है, देश के इंटरेस्ट की बात करता है, देश के इंटरेस्ट की अक्सर बात नहीं करता है, लोगों के इंटरेस्ट की बात नहीं करता है, लोगों का जो इंटरेस्ट है उसके सम्मिश्रण की बात नहीं करता है, पर वो अपनी इंटरेस्ट की बात करता है। जैसे जो विस्तारवादी राजा होता है, वो विस्तारवादी राजा जो होता है वो दूसरे छोटे देशों पर हमेशा आक्रमण करता है, अपने विस्तार अपने को जो है क्या कहते हैं, देश की बाउंड्रीज़ को विस्तारित करता रहता है, अपने इंटरेस्ट को देखता रहता है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखता है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखता है, अपने कल्चरल इंटरेस्ट को देखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप लीडरशिप हमेशा ही ऐसा करती है कि अपनी इंटरेस्ट को वो प्रमोट करती है, परंतु ये एक हमेशा एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है कि अक्सर जो अभिजन वर्ग होता है, वो अभिजन वर्ग किसी न किसी रूप में वो अभिजन वर्ग कोई न कोई समस्या को प्रमोट करता रहता है। माफ़ करिएगा, वो कोई न कोई अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता रहता है और उसको वो देश के इंटरेस्ट के साथ जोड़ देता है। जबकि देश के इंटरेस्ट जो है वो बहुत से होते हैं। हो सकता है देश में गरीबी हो, देश में क्या कहते हैं बेरोज़गारी की समस्या हो, देश में गरीबी की समस्या हो, देश में खाने पीने की समस्या हो, लेकिन जो एक विस्तारवादी राजा है वो ये कहता है कि हमको पड़ोसी राज्यों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हमको पड़ोसी राज्यों से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और उस पड़ोसी राज्यों से हमको जो दिक्कत आ रही है तो हम अपना नेशनल सिक्योरिटी की बात वो ज़्यादा करता है, बनस्पत की देश की जो एक्चुअल समस्याएं हैं उनके बारे में उतना बात नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देशों के साथ युद्ध करना हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है, ऐसी भी बात नहीं है। कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना के लिए अपने जो प्रतिद्वंदी देश हैं उनके साथ युद्ध करना भी आवश्यक हो जाता है। परंतु ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें को बहुत गूढ़ स्तर पर समझना होता है। जो नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है या राष्ट्रीय हित का कंसेप्ट है, वो जितना सीधा साधा देखने में लगता है वो उतना सीधा साधा है नहीं। उसके पीछे हमको समझने के लिए
जो अभिजन वर्ग है, जो टॉप लीडरशिप है देश की, उस टॉप लीडरशिप और उस अभिजन वर्ग के जो सोच है और उसका जो मंतव्य है उसके पीछे जाना पड़ेगा और उसकी सोच को समझना पड़ेगा कि वाकई वो देश के लिए जो कर रहा है, जो डिसीशंस ले रहा है, वो डिसीशंस जो है वो देश के हित में है या वो अपने हितों को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि हिटलर ने भी जो है वो अपने ही इंटरेस्ट को प्रमोट किया था, विस्तारवादी, और पूरा ऐसा उसने माहौल क्रिएट किया था कि जर्मन की जो आर्य जाति है वो उसके इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जबकि उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा भीषण युद्ध हुआ, उसमें क्या कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो दो बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि नेशनल इंटरेस्ट नाम की चीज़ होती है, राष्ट्रीय हित नाम की चीज़ होती है, लेकिन राष्ट्रीय हित को डिफ़ाइन करते वक्त हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय हित कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लीडरशिप है वो राष्ट्रीय हित की आड़ में अपनी महत्वाकांक्षा को प्रमोट कर रहा है। दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो है राष्ट्रीय शक्ति का, नेशनल पावर का। शक्ति की अवधारणा का या शक्ति की अवधारणा के निश्चित अर्थ के विषय में विद्वानों में एक आम सहमति नहीं है। फिर भी थुसिडाइडिस के समय से आज तक राष्ट्रीय हित की अवधारणा की पहचान राजनीतिक क्रिया के रूप में की गई है। उदाहरण के लिए मॉर्गेनथाउ राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मात्र मानता है। दूसरे शब्दों में मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति दो राजनीतिक इकाइयों के मध्य संबंधों का प्रतीक है। उसका अभिप्राय ये है कि राज्य ए के पास राज्य बी के मस्तिष्क और उसके कार्यकलापों पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है। अर्थात मॉर्गेनथाउ के ही शब्दों में शक्ति एक व्यक्ति की वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों को नियंत्रित करता है। मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन। यथार्थवादियों के शक्ति की अवधारणा के संबंध में दो महत्वपूर्ण तर्क हैं। प्रथम वो कि शक्ति तर्कसंगत अवधारणा है क्योंकि इसका प्रयोग शून्य स्थान से नहीं बल्कि किसी इकाई के संदर्भ में ही होता है। दूसरा ये कि शक्ति को सापेक्षिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इतना पर्याप्त नहीं है कि कोई राज्य केवल अपने समर्थ का अनुमान लगा ले। आवश्यक ये भी है कि दूसरे राज्यों का भी अनुमान लगाया जा सके, परंतु दूसरे की शक्ति का सही अनुमान लगा पाना बड़ी चुनौती होती है। ये चुनौती तब गंभीर हो जाती है जब इसकी गणना अन्य देशों के सैनिकों, टैंकों, विमानों और नौसेना के जहाज़ों की संख्या मात्र से की जाती है। इस मात्र भौतिक अर्थ में शक्ति का माप वास्तविक नहीं होता है। वो तो अपने आप के द्वारा शत्रु समझे जाने वाले देश की शक्ति को पीछे छोड़कर और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है। ये विश्वास के साथ किया जाता है कि राज्य अभिकर्ता एक ही क्षमता में इतनी वृद्धि हो जाए ताकि वो अन्य राज्यों से वो सब कुछ करवा सके जो उन्होंने स्वेच्छा से नहीं करना था। ये शक्ति का एक तरफा विचार
यथार्थवाद का मूल मंत्र है, जिसकी अनेक लोगों ने आलोचना की है। देखिए, शक्ति जहाँ तक होता है नेशनल पावर या राष्ट्रीय शक्ति, तो राष्ट्रीय शक्ति जो होता है वो किसी आपकी शक्ति जो है वो किसी दूसरे की शक्ति के सापेक्ष में होती है। आपकी शक्ति और दूसरे की शक्ति, इन दोनों का सापेक्ष होता है कि आप कितना दूसरे के ऊपर प्रिवेल अपॉन कर लेते हैं उससे काम कराने के लिए। यदि आप उसके ऊपर प्रिवेल अपॉन कर लेते हैं उसका काम कराने के लिए, तो इसका मतलब आप पावरफुल हैं। शक्ति का हमेशा यही रोल होता है कि आप जो चाहते हैं वो दूसरे से कितना करा लेते हैं या कितना करा सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि शक्ति जो होती है उसको मापने के लिए सिर्फ जो सैनिक होते हैं वो सैनिकों की संख्या या किसी देश के पास कितने टैंक होते हैं, कितने मिसाइल होते हैं, कितनी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम नहीं आती हैं। ये भी काम आती हैं, टैंक्स भी काम आते हैं, मिसाइल्स भी काम आते हैं, नौसेना भी काम आती हैं। ये सारी शक्ति का जो है वो द्योतक है, लेकिन मात्र यही शक्ति का द्योतक मान लिया जाए तो ये नहीं होता है। देखिए, ये जो कंसेप्ट्स हैं नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर, यानी कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं, थोड़े से वीक कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि इनको जब आप ऐसे लूजली इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनको लूजली इस्तेमाल करने में आपका जो है क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ आपको बहुत सरल लगेगा जो है कि भाई वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, उसके पास नेशनल पावर मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो जैसा कि हमने बताया कि नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करना उतना मुश्किल है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट, किसके नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? लीडर के नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या लोगों के नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें। उसी तरह से जब आप और क्या कहते हैं गहराइयों में जाएंगे, ये क्या कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति के बारे में जाएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप शक्ति की बात कर रहे हैं तो शक्ति की बात शून्य में नहीं हो रही है। शक्ति की बात जो है वो किसी के संदर्भ में हो रही है। शक्ति की बात जो है किसी न किसी के संदर्भ में हो रही है, और शक्ति की जो बात किसी न किसी के संदर्भ में हो रही है, तो आपके पास क्या इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप दूसरे से जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। नंबर 1, शक्ति में और भी बहुत सी चीज़ आती है, नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी भी आती है, आपकी स्ट्रेटजी भी आती है। सिर्फ आपके पास ज़्यादा मिसाइल हो जाने से, सिर्फ आपके पास ज़्यादा टैंक हो जाने से, सिर्फ आपके पास ज़्यादा नौसेना हो जाने से आपकी शक्ति नहीं बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ये जो हम लोग आज कंसेप्ट्स ले रहे हैं, ये कंसेप्ट्स जो हैं बिल्कुल थ्योरेटिकल और वेग कंसेप्ट्स हैं, इसीलिए इसमें एक सोच का विषय है। इफ़ एंड बट बहुत से आ जाते हैं, ये स्पेसिफिक मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे जो हैं नेशनल इंटरेस्ट के और नेशनल पावर के, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सोचने विचारने डिस्कशन करने के मुद्दे हैं। समकालीन संरचनावादी यथार्थवादियों ने हाल के वर्षों में शक्ति की अवधारणा में और अधिक स्पष्टता लाने का प्रयास किया है। केनेथ वॉल्ट्स का प्रयास है कि हमारा केंद्र बिंदु शक्ति से हटकर सामर्थ्य हो जाए, यानी कि क्षमता हो जाए। केनेथ वॉल्ट्स जो हैं वो इस बात पर स्ट्रेस करते हैं कि शक्ति की, पावर की बात ना करके आप जो है सामर्थ्य यानी कि कैपेबिलिटीज़ की बात करिए। वो कैपेबिलिटीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। उनका सुझाव है कि
सामर्थ्य, सामर्थ्य को हिंदी में आप जो है और बेहतर शब्द अगर आप कहना चाहें तो क्षमता कह लीजिए, जिसका अंग्रेज़ी में इक्विवेलेंट वर्ड कैपेबिलिटी होता है। उनका सुझाव है कि सामर्थ्य की उनकी ताकत के आधार पर निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। जनसंख्या तथा भूमि का आधार, संसाधनों की स्थायी निधि, आर्थिक क्षमता, सैनिक बल, राजनीतिक स्थायित्व और कौशल, इन सारी चीज़ों को आप मिलाएं तो क्षमता का उद्भव होता है, कैपेबिलिटीज़ का उद्भव होता है। और वो जो है क्या कहते हैं, कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा व्यापक है। किसके मुकाबले ज़्यादा व्यापक है? शक्ति के मुकाबले ज़्यादा व्यापक है। परंतु आलोचकों का विचार है कि संसाधनों की शक्ति सदैव सैनिक विजय सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सन 1969 के 6 दिवसीय युद्ध, जिसमें इजराइल एक ओर था तथा मिस्र, जॉर्डन, सीरिया इत्यादि अरब देश दूसरी ओर, उसमें संसाधनों का वितरण निश्चित रूप से अरब गठबंधन के पक्ष में था। तथापि इजराइल को अकेला और दिखने में कम शक्तिशाली था। उसने शत्रु की सेनाओं को पराजित करके उनके प्रदेशों को भी छीन लिया और अपने अधिकार में ले लिया। सामर्थ्य के रूप में शक्ति की परिभाषा वो और भी कम सफल रही है, जैसे कि चीन की अपेक्षा जापान सापेक्षित आर्थिक सफलता से ये धारणा स्पष्ट हो जाती है। शक्ति के संदर्भ में यथार्थवाद के समक्ष एक और समस्या आती है, वो है केवल राज्य की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना। यथार्थवादी केवल राज्यों की ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिकर्ता, केवल राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिकर्ता मानते हैं। इसलिए फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा धार्मिक समुदायों को यथार्थवादी विचारों में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। साथ ही स्पष्ट नहीं है कि गैर राज्य अभिकर्ता कहाँ तक राज्य की शक्ति से स्वायत्त होते हैं। इन अभिकर्ताओं का महत्व इस बात से भी कम हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सभी नियमों का निर्धारण तो संप्रभु राज्य ही करते हैं। देखिए, जब हम क्षमता की बात करते हैं तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि ख़ास तौर से यथार्थवादी सोच में एक प्रॉब्लम इसलिए भी आ जाती है कि यथार्थवादियों के संदर्भ में जो है वो क्या कहते हैं, यथार्थवादी से राज्यों को ही फोकस करते हैं, यथार्थवादी से राज्यों को ही ध्यान में रखते हैं, उन राज्यों को ही जो है वो करते हैं, मतलब महत्व देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जो बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय निगम, जो NGOs होते हैं, धार्मिक प्रतिष्ठान होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती, ये सब जो यूनिट्स होती हैं, ये भी देश की क्षमता को बढ़ाती हैं और ये भी देश की क्षमता को जो है उसमें योगदान अपना देती हैं। परंतु इनको जो यथार्थवादी सिद्धांतकार होते हैं, वो चूँकि उनका राज्य पर या स्टेट पर इतना ज़्यादा फोकस होता है कि उस फोकस को जो है वो हमेशा ध्यान में रखते हैं और उस फोकस को वो हमेशा ध्यान में रखते हुए वो राज्य को संप्रभु मानते हैं और वो नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं मानते। जबकि हमारा ऐसा सोचना ये है कि आज के युग में जब हम क्षमताओं को ज़्यादा वो दे रहे हैं, क्षमताओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो क्षमताओं को महत्व देने में हमें स्टेट के साथ साथ
नॉन स्टेट एक्टर्स, भले ही नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं या गैर राज्यकर्ता राज्यों के अधीन रहकर काम कर रहे हैं, ये इनको सबको हमको समाहित करना पड़ेगा ताकि राज्य की जो सही क्षमता है उसका आंकलन किया जा सके। अब हम लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। यथार्थवादी विचारधारा में राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय उत्तरजीविता की अवधारणा को राज्यों की विदेश नीति का मौलिक मूल्य माना जाता है। विशेषकर मैकियावेली, मैनिकी तथा वे जैसे पारंपरिक यथार्थवादी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। वे इस पर बल देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना राजनीतिक नेताओं का उच्चतम राष्ट्रीय हित के रूप में लक्ष्य होना चाहिए, अर्थात अन्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रथम शर्त माना जाना चाहिए, चाहे वे उद्देश्य देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हो या फिर आक्रमण करना ही क्यों ना हो। हेनरी किसिंजर के शब्दों में किसी भी राष्ट्र की उत्तरजीविता यानी कि सुरक्षा उसका प्रथम तथा अंतिम उत्तरदायित्व होता है। ना तो उसके साथ समझौता किया जा सकता है और ना ही उसको खतरे में डाला जा सकता है। वॉल्स के अनुसार भी उत्तरजीविता के मंतव्य से परे राज्यों के उद्देश्य असीमित और विविध होते हैं। आर्थिक संपन्नता जैसे अन्य सभी उद्देश्यों को निम्न राजनीति यानी कि लो पॉलिटिक्स की श्रेणी में रखा जाता है, अतः उनका महत्व भी गौण हो जाता है। यथार्थवादियों की प्रथम चिंता निश्चय ही उच्च राजनीति यानी कि हाई पॉलिटिक्स अर्थात राज्य की सुरक्षा की होती है। तो देखिए, इसमें आपने एक बात नोट की कि यथार्थवादी जो है वो राज्य की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे ख्याल से पॉलिटिकल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हाई पॉलिटिक्स में उसको प्लेस करते हैं, और जो दूसरी जो आर्थिक जो सुरक्षा है उसको लो पॉलिटिक्स में पेश करते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंता के कारण यथार्थवादी राजनेताओं को कहते हैं कि वे नैतिक संहिता का पालन करें, जिसके फलस्वरूप किसी भी कार्य का आंकलन उनके परिणामों से होता है, न कि इससे कि कोई व्यक्तिगत कार्य सही था या गलत। इसके बावजूद कि सभी यथार्थवादी लगभग एकमत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा ही केंद्रीय मुद्दा होता है, फिर भी पिछले कुछ समय से ये विवाद चल रहा है कि राज्यों की प्राथमिक सुरक्षा है अथवा शक्ति में वृद्धि करना। ये विवाद मूल रूप से आक्रामक तथा रक्षात्मक यथार्थवादियों के बीच है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ में इस विवाद का काफ़ी महत्व है। रक्षात्मक यथार्थवादियों जैसे कि वॉल्स तथा ग्राइको का विचार है कि सुरक्षा ही राज्यों का प्रथम हित होता है तथा वे उतनी ही शक्ति अर्जित करते हैं जितनी उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। इस विचार के अनुसार राज्य मूल रूप से रक्षात्मक इकाई करते हैं तथा वे उतनी शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते जो स्वयं उनकी सुरक्षा को संकट में डाल दे। दूसरी ओर मियर शाइमर जैसे आक्रामक यथार्थवादी यह तर्क देते हैं कि सभी राज्यों का अंतिम लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व स्थापित
करना होता है। इस विचार के अनुसार राज्य सदा अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और यदि परिस्थितियों की मांग हो तो वे तत्कालीन शक्ति वितरण में परिवर्तित करने के लिए भी तैयार रहते हैं, चाहे ऐसा करने से स्वयं उनकी सुरक्षा ही खतरे में क्यों ना पड़े। तो ये देखिए, राष्ट्रीय जो यथार्थवादी हैं, यथार्थ शब्द से जैसा कि इंगित होता है, वो जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं यथार्थवादी। इसी संदर्भ में वो नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हेनरी किसिंजर का भी कहना है कि राज्य का जो पहला कर्तव्य है, वो पहला कर्तव्य राज्य का पहला कर्तव्य है कि अपना जो है उत्तरजीविता, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, बाद में आए। लेकिन इसमें भी दो फाड़ हो गए हैं। एक, जैसा कि अभी हमने बताया, रक्षात्मक यथार्थवाद, जो रक्षात्मक सुरक्षा की बात करते हैं, और दूसरा जो आक्रामक सुरक्षा की बात करते हैं। रक्षात्मक सुरक्षा वाले मिनिमम शक्ति को एक्वायर करना चाहते हैं जिससे कि उनकी उत्तरजीविता, उनकी सर्वाइवेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। और जो दूसरे होते हैं, क्या कहते हैं, जो आक्रामक होते हैं, वो उतनी वो सिर्फ एक मिनिमम सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, वो एक मिनिमम सामर्थ्य को हासिल करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो उन सारी चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति का वो संवर्धन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये देखिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स थे। आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो है उसका अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें आपको नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, नेशनल सिक्योरिटी के ये सारे कंसेप्ट्स आपके कोर्स में हैं और शुरू में ही ये सारे कोर्स में दिए गए हैं। और ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं यथार्थवादी सिद्धांत यानी कि रियलिस्ट थ्योरी का अहम अंग हैं। इन सारे चीज़ों को आप जितना भी पढ़ेंगे उतना जो है वो आपको उससे फ्रेश क्या कहते हैं इंसाइट्स मिलेगी। इसके मैं दो आपको अच्छी किताबें बता देता हूँ। एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किताब है प्रभुदत्त शर्मा। प्रभुदत्त शर्मा की किताब से आप पढ़िए तो उसमें आपको जो है बहुत ये सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरीके से मिलेंगे। और दूसरी एक और किताब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति U.R. घई की। ये सारे जो है इन किताबों को भी आप पढ़िए। तो ये दोनों किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, इन सारी चीज़ों का एक अच्छा आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, जैसे मैंने ये दोनों किताबें आपको बताई, बिल्कुल सरल सीधी। U.R. घई की किताब और प्रभुदत्त शर्मा की सरल और सीधी है, जो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय इस पे राष्ट्रीय सुरक्षा पे और राष्ट्रीय हित पर। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कंसेप्ट्स वेग हैं। कंसेप्ट्स मतलब एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि आपने राष्ट्रीय, जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रीय हित को डिफ़ाइन कर दिया तो राष्ट्रीय हित ये होता है। जब हम राष्ट्रीय हित के अंदर डाइव करने की कोशिश करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये अभिजन वर्ग जो है वो राष्ट्रीय हित, उसके राष्ट्रीय हित की बात हो रही है या देश के लोगों की राष्ट्रीय हित की बात हो रही है। पावर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको ये रियलाइजेशन होता है कि पावर कहीं वैक्यूम में नहीं है, शून्य में नहीं है। अगर आप नेशनल पावर की बात करते हैं, राष्ट्रीय शक्ति की बात करते हैं, तो शक्ति किसी न किसी के सापेक्ष में होती है। और जहाँ शक्ति का कंसेप्ट आता है वहाँ शक्ति से ज़्यादा और व्यापक कंसेप्ट जो लोगों ने निकाला है वो क्षमता का निकाला है।
क्षमता में जो है सिर्फ टैंक, मिसाइल और बम ही नहीं आते हैं, आपके देश की आर्थिक व्यवस्था भी आ जाएगी, आपके देश के संसाधन भी आ जाएंगे, और आपके यद्यपि यथार्थवादी नॉन स्टेट एक्टर्स को ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो है उन सारी चीज़ों में समाहित हो जाएंगे। तो जहाँ लोगों ने शक्ति की बात की है, वहाँ क्षमता या क्या कहते हैं सामर्थ्य, या अंग्रेज़ी में जिसको आप कैपेबिलिटीज़ बोलते हैं, उन कैपेबिलिटीज़ की और अधिक बात की है, उन कैपेबिलिटीज़ को वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और जो है क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी की बात की है, तो नेशनल सिक्योरिटी तो भाई ऐसा है कि उसको बड़े बड़े हमारे जो दिग्गज हैं जैसे कि हेनरी किसिंजर वगैरह, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बताया है। नेशनल सिक्योरिटी तो प्राइम इम्पोर्टेंस है, अगर देश अपना नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। लेकिन फिर भी इसमें दो फाड़ हो जाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में हम अपनी पावर कितनी बढ़ाएं, अपने को नेशनली सिक्योर करने में पावर कितनी बढ़ाएं। तो दो फाड़ हो गए, एक रक्षात्मक हो गया, एक आक्रामक हो गया, यानी कि एक डिफेंसिव हो गया और एक ऑफेंसिव हो गया। जो डिफेंसिव वाला है वो कहता है कि हमको मिनिमम लेवल पे पावर जो है करना चाहिए, हम पूरे विश्व को डोमिनेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो आक्रामक वाला है वो कहता है कि हम पूरे विश्व को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर का, ये एक डिस्कशन वाला इशू। इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितने किताब से पढ़ेंगे, उतने किताब से आपको इसमें नए नए आर्ग्यूमेंट्स निकलते आएंगे, और इसमें आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकाल सकते हैं कि दिस इज़ द फाइनल डेफिनेशन कि हाँ हम इस पे आ गए। क्योंकि हमेशा जो है ये डिस्कशन और थ्योरेटिकल इश्यूज़ जो है, ये जो थ्योरेटिकल और डिस्कशन वाले इश्यूज़ होते हैं, इनका हमेशा जो है ये एक ओपन एंडेड होते हैं, इसमें हमेशा डिस्कशन का स्कोप बना रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आज फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स लिए हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में। सेकेंड सेमेस्टर का ये वाला जो पेपर है कंसेप्ट्स का, इसमें ये जो है इस क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को आप पढ़िए, UR घई की पढ़िए, और अन्य जो है किताबें जो हैं प्रभुदत्त शर्मा, ये दोनों मैंने बहुत आपको सिंपल बताई हैं, इन दोनों को अध्ययन करिए और अपने नोट्स बनाइए। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।